हेलो गाइस, मैं हूं अर्पित पांडे। मैं स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल हु इज़ बिहाइंड द क्राइम में। आज हम बात करेंगे द मेनेंडेज ब्रदर्स के बारे में, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मेनेंडेज भाइयों की कहानी शुरू होती है उनके पैदा होने के कई साल पहले। मैं बात कर रहा हूँ उनके पिता होजे मेनेंडेज की। होजे एनरिके मेनेंडेज का जन्म हवाना के क्यूबा शहर में 6 मई 1944 को हुआ था। होजे बचपन से ही स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में बहुत ही अच्छा था, पर जब होजे 16 साल का था तब क्यूबा में रेवोल्यूशन का दौर आ चुका था, जिसके बाद होजे अपने कज़न के साथ कैलिफोर्निया में रहने लगा था। पर होजे जब बड़ा हुआ तब उसने सदर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए स्विमिंग स्कॉलरशिप की पढ़ाई करी, जहां वो मैरी लुइस एंडरसन से मिला था, जिसका निक नेम किट्टी था। किट्टी के फादर एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर थे। किट्टी के साथ उसके 2 भाई भी थे। किट्टी जब छोटी थी तब उसको और उसके भाइयों को उसके पिता बहुत मारा करते थे। किट्टी एक फैशन मॉडल थी, जिसको देखकर होजे ने किट्टी को पसंद कर लिया था और बाद में इन्होंने शादी कर ली और न्यूयॉर्क चले गए। कुछ साल बाद किट्टी और होजे का पहला बेटा, जिसका नाम था जोसेफ लायन मेनेंडेज। लायन का जन्म 10 जनवरी 1968 को हुआ था। उस समय होजे का परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और वह न्यूयॉर्क को छोड़कर न्यू जर्सी शिफ्ट हो गए थे। शिफ्ट होने के 2 साल बाद उनके दूसरे बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम है एरिक मेनेंडेज। एरिक का जन्म 27 नवंबर 1970 को हुआ था। एरिक के पैदा होने के कुछ समय बाद होजे ने म्यूज़िक इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। वह RCA रिकॉर्ड में एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर काम करता था, जो उस समय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। RCA रिकॉर्ड्स में काम करते हुए होजे बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुके थे। होजे ने म्यूज़िक डायरेक्टर का काम करते हुए यूरिथमिक्स, ड्यूरन ड्यूरन और बॉय बैंड मेनूडो जैसे प्रसिद्ध कलाकारों को भी मौका दिया था। उन्होंने बेवर्ली हिल्स के एल्म ड्राइव पर एक नया घर लिया था, जिसमें स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और एक विशाल गेस्ट हाउस था। यह घर एल्टन जॉन प्रिंस और मशहूर हस्तियों को किराए पर दिया जा चुका था। अगर बात करें एरिक और लायन की, तो ये दोनों स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छे थे, जिसमें वो टेनिस और स्विमिंग खेला करते थे। ये दोनों भाई एक दिन में 7-7 घंटे टेनिस खेला करते थे, क्योंकि होजे ने इनको बहुत ही ज़्यादा पुश किया था। होजे कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे किसी भी चीज़ में पीछे रह जाए, क्योंकि वह खुद भी शुरू से हर स्पोर्ट्स और हर चीज़ में आगे था और वह उन्हें भी बचपन से फोर्स करता था कि तुम्हें आगे रहना होगा। एरिक और लायल दोनों ही अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरा करते थे और 1986 होजे ने म्यूज़िक इंडस्ट्री छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आने का सोचा था, जिसके बाद वह और भी ज़्यादा अमीर हो चुका था। होजे के ऑफिस में लोग उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत करते थे, या यूँ कहें कि वो डरा करते थे। लायल, जो होजे का बड़ा बेटा था, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, जिसके बाद लायल को साहित्यिक चोरी के अपराधों के लिए प्रिंसटन विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद वह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वापस लौट आया था, जहां एरिक भी पढ़ता था। होजे को जब ये बात पता चली कि लायल को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, तब वो बहुत ही नाराज़ हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने लायल को बहुत ही ज़्यादा मारा था। इतना सब कुछ देखते हुए किट्टी
जो मेंडिस भाइयों की माँ थी, वह कुछ भी नहीं बोला करती थी। होजे लायल का मजाक उड़ाता था और उसे कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वह उसे बॉडी शेम भी करता था। वह कहता था कि तुम बुढ़े लग रहे हो, तुम्हें विग पहन लेनी चाहिए। लायल इन सब चीज़ों को देखकर और सहकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और ट्रॉमा में रहता था। कुछ समय बाद होसे ने लायल को अपनी कंपनी में जॉब दे दी थी, क्योंकि लायल कुछ ज़्यादा पढ़ता नहीं था। होसे ने उसको एक पोर्शे कार भी दिलाई थी जिसमें वह घूमा करता था। और अगर दूसरी तरफ बात करें उसके छोटे भाई एरिक की, तो वह टेनिस खेलता था जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एरिक ने टेनिस चैंपियनशिप भी जीती थी। लायन ने अपने पुलिस के ट्रायल में बताया कि वह अपने फादर से कितना डरता था और वह उनकी हर बात कैसे मानता था। और वहीं एरिक हाई स्कूल में पढ़ते हुए घर के ज़्यादातर बाहर ही रहता था। एरिक और लायल ने अपने टीन एज में रहते हुए अपने दोस्त के साथ मिलकर लगभग $1,00,000 के गहनों की चोरी करी थी, जिसके बाद ये होजे ने उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मारा और पीटा था। और दूसरी तरफ किट्टी होजे के पैसों से मज़े कर रही थी। उसे अपने बच्चों की जैसे पड़ी ही ना हो। वह मैच देखने जाती थी, टेनिस मैच, फुटबॉल मैच और भी बहुत कुछ। लायल और एरिक बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चे थे, जिसको देखकर होजे ने एक दिन अपने बेटों से कहा कि वह उन्हें अपनी वसीयत से हटा देगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि होजे का नेटवर्थ था $40 मिलियन। ऑन 20 अगस्त 1989 को होजे और किट्टी अपने बेवर्ली हिल्स वाले घर में थे और एरिक और लायल बाहर मूवी देखने हुए गए थे। उस घर में होजे और किट्टी के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि होजे ने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी। और जब 20 अगस्त को एरिक और लायल अपने घर वापस आए, तब उन्होंने देखा कि होजे और किट्टी को किसी ने मार दिया था। एरिक ने जब अपने मॉम एंड डैड को देखा तब वह रोने लगा था। चारों तरफ खून देखकर दोनों भाई बहुत ही डर गए थे। उसके बाद लायल ने पुलिस को कॉल किया। What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people? What? No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102, 722 North Elmore Park. What happened? Hey, stay there, I have a hysterical person on. We're trying to get treated further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from me. Okay, hang on. Let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. लायल के फ़ोन करने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची, तब दोनों भाइयों ने बताया कि उनके पिता की हत्या किसी बिजनेस के लेन देन के कारण माफिया ने शायद कर दी है। क्योंकि तब पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, तो उन्होंने दोनों भाइयों पर शक नहीं किया था। और तब पुलिस ने दोनों भाइयों को भरोसा दिखाया कि वह उनके गुनहगारों को उनके सामने रख देंगे। कुछ समय बाद सब इस घटना को भूल चुके थे, पर अब भी बहुत कुछ अलग था। होजे और किट्टी के मरने के कुछ महीने बाद ही एरिक और लायल
में बदलाव देखने को मिला था। वह दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा करते थे और पार्टियां किया करते थे, जिसको देखकर कुछ लोगों ने उन पर शक करना शुरू कर दिया था। होजे के मरने के बाद भाइयों को उनके लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिले थे, जिससे वह खूब खर्च कर रहे थे। उन्होंने रोलेक्स घड़ी और पोर्शे कारों जैसे डिज़ाइनदार कपड़े, मरीना डेलर में कॉन्डोमिनियम और इंटरनेशनल टूर्स पर भी जाते थे। दोनों भाइयों की इतनी अय्याशियों को देखकर उनके घर के आसपास रहने वालों ने पुलिस को सूचना दे दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों भाइयों पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। कोई भी सबूत न मिलने पर पुलिस ने शक के बिहाफ पर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने सबसे पहले एरिक से पूछताछ करी, पर एरिक ने कुछ भी नहीं बताया। पर पुलिस के और ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि एरिक एक मनोवैज्ञानिक के पास जाया करता था, और उस मनोवैज्ञानिक को एरिक ने बताया था कि कैसे उसने और उसके भाई ने मिलकर अपने ही माता पिता की हत्या करी थी। बाद में उस मनोवैज्ञानिक ने अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताई। उसकी पत्नी का नाम जोडालोल स्मिथ था। स्मिथ ने पुलिस को जाकर सारी बात बताई, जिसके बाद पुलिस को 100% कंफर्म हो गया था कि जॉस और एरिक की मौत के जिम्मेदार यही दोनों लोग हैं। पुलिस ने जब पूछताछ करना शुरू करी तब पता चला कि उस रात को असली में क्या हुआ था। उस रात को होजे और किटी अपने रूम में बैठकर जेम्स बॉन्ड थ्रिलर की मूवी देख रहे थे। होजे और किटी को बिना बताए लाइल और एरिक ने सैन डिएगो के एक स्पोर्ट की दुकान से 2 शॉटगन बंदूकें खरीदी थी। एरिक ने एक चोरी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से दोनों बंदूकों को खरीदा था। पर लाइल और एरिक तो मूवी देखने गए थे। वह अपने घर से बाहर गए थे, पर वह मूवी देखने नहीं, वह अपनी कार में ही बैठे रहे थे। ये 2 भाई घर में घुसते ही बंदूकों के साथ 6 शॉट होजे को मारे और 1 शॉट उसके पैर पे मारा था ताकि वो भाग न सके। इतना सब कुछ देखकर किट्टी खूब जोर से चिल्लाने लगी, जिसको देखकर एरिक ने 2 शॉट किट्टी के पैरों में भी मारे थे, पर किट्टी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल गई। और वहाँ पर एरिक और लाइल ने अपनी कार में गोलियां भरी, जिसके बाद वो वापस आए और उन्होंने अपनी माँ को फिर गोली मार दी। किट्टी के गाल पर एक गोली लगी, जिससे उनकी खोपड़ी फट गई और चकनाचूर हो गई। पूरे घर में खून, मांस और खोपड़ी पड़ी हुई थी। अपने माता और पिता को मारने के बाद दोनों भाई मुलहोलैंड ड्राइव तक गए, जहां उन्होंने अपनी बंदूकें गाड़ दी और खून से सने हुए कपड़े को एक पेट्रोल पंप पर फेंक दिया था। फिर वो थिएटर गए ताकि किसी बहाने से फिल्म की टिकट खरीद सके, लेकिन टिकटों पर लगे टाइम स्टैम्प्स की वजह से उनकी यह योजना नाकाम हो गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद वह दोनों वापस घर गए। घर वापस पहुंचते ही इन्होंने पुलिस को कॉल किया ताकि पुलिस को लगे कि ये मर्डर इन दोनों ने नहीं किया था। उस दिन जब पुलिस वहां पहुंची थी तो उन्होंने देखा कि लाइल घर के बाहर खड़े होकर रो रहा था और एरिक उस रूम में था जहां दोनों की लाश पड़ी हुई थी। लाइल और एरिक ने साइकोलॉजिस्ट की बीवी को भी धमकाया था कि वह उसे कोर्ट में कुछ न बताए, जिसकी बात पता चलने पर कोर्ट ने इनकी अपील खारिज कर दी थी। कुछ समय बाद एरिक और लाइल ने कन्फेस कर दिया था कि उन्होंने ही अपने माता पिता को मारा था, पर पैसों की वजह से नहीं। मेनेंडेस भाइयों ने बताया कि कैसे उसके पिता कैसे उन्हें मारता था
ना ही सिर्फ मारता था, उनका यौन शोषण भी करता था। होसे उनके साथ बहुत ही गंदी गंदी हरकतें करता था और इसी ट्रॉमा के कारण होसे को मारा गया था। इसी वजह से कारण एरिक साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाया करता था, पर मेनेंडेज भाइयों ने अपनी मदर को क्यों मारा था? किट्टी को मारे जाने का कारण यह था कि वह इतना सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं बोला करती थी, वह सिर्फ अपने से मतलब रखती थी। एरिक और लायल ने यही बताया कि होसे उनसे कितने गलत गलत काम करवाता था। वह उससे अपना मेन पार्ट मसाज करवाया करता था। लायल ने यह बताया कि एरिक जब घर छोड़कर बाहर रहता था तब होसे कैसे उसको सेक्सुअली हरास करता था। After sports practices, he would massage me, and we would have these talks, and he would show me, and he would fondle me, and he would ask me to do the same with him, and I would touch him, and we would undress. Where would this And it take was- place? In my bedroom, And how often would this happen? like 2 or 3 times a week. And for how long did this happen? Not too long. It began to change. When did it begin to change? I'm not sure exactly at what time, but almost close to when I was 7. And how did it change? Just became more involved. What do you mean more involved? We would be in the bathroom, and he would put me on my knees, and he would guide me, all my movements, and I would have oral sex with him. Did you want to do this? At some point, did he do some other things to you? Yes. What else did he do to you? He used objects, What kind of objects? a toothbrush, and some sort of shaving utensil brush. In the bedroom, we'd have what we called object sessions, and just slide my pants down or take my pants off. Sometimes it would be for a short period of time, sometimes longer. Just lay me on the bed, and he'd have a tube of Vaseline, and he just played with me. And did he try to anally penetrate you with something else? He did. And what was it? He raped me. जिसको देखकर लायल ने अपने छोटे भाई एरिक के साथ भी यही सब करने का सोचा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या होता है इससे, क्या प्लेजर मिलता है। पर लायल ने ये सब करना बंद कर दिया था जब एरिक 13 साल का हुआ, क्योंकि अब होसे एरिक के साथ वही सब करने का सोच रहा था, जिसके कारण एरिक घर से बाहर रहता था। इतना सब कुछ सुनने के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और 1990 में लॉस एंजलिस काउंटी जेल में बिना जमानत के रखा गया। पहले 2 मुकदमों पर भाइयों ने अपने माता पिता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। दोनों भाइयों पर आर्थिक लाभ के लिए प्रथम श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया गया, जिससे उन्हें मौत की सजा मिलनी तय थी। जुलाई 1993 में शुरू हुए पहले मुकदमे को बहुत ही ज़्यादा प्रचार मिल गया था, जिसको टीवी पर पूरे देश ने देखा था। जनवरी 1994 को यूरी की विचार विमर्श के बाद गवाही के तौर पर, जिसने परिवार के सदस्यों ने गवाही दी कि चार्ल्स ने वास्तव में अपने बेटों का यौन शोषण किया था, जिसके तौर पर जूरी ने एक गलत मुकदमा घोषित कर दिया था। अक्टूबर 1995 में शुरू हुए दूसरे मुकदमे में दोनों भाइयों पर एक ही जूरी के सामने
एक साथ मुकदमा चलाया गया। एरिक और लाइल के वकील अब्रामसन ने जोर देकर कहा कि लाइल और एरिक ने अपने माता पिता की हत्या इस डर से की थी कि यॉस के यौन शोषण का राज उजागर करने की धमकी देने पर उन्हें नुकसान पहुंचेगा। लेकिन दुर्व्यवहार या बहाना जज या जूरी को प्रभावित नहीं कर सका और मार्च 1996 में दोनों भाइयों को हत्या का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों भाई वर्तमान में सैन डिएगो के पास रिचर्ड जे डोनोवन सुधार गृह में अपनी सजा काट रहे हैं। ये थी आज की ट्रू क्राइम स्टोरीज। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं अर्पित पांडे आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।